अब तक आप ये जानते थे ना कि मे से केवल हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मे, कैन, कुड तीनों से हम रिक्वेस्ट करते हैं और तीनों से प्रेजेंट में ही रिक्वेस्ट करते हैं। बट मेनली डिफरेंस क्या होता है ना, आज हम आपको अनफोल्ड करने जा रहे हैं और आज शायद आप शॉक्ड हो जाओगे कि इन तीनों से परमिशन लेते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं मॉडल्स को। आपके सिलेबस में भी मॉडल पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला एक फैक्टर है आपके पूरे सिलेबस में और आपकी होल लाइफ में। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला फैक्टर मॉडल्स होता है। टेंस से कहीं ज्यादा ये आसान होता है समझने और लिखने के लिए। कुछ बातें मॉडल्स के बारे में सुन लो कि मॉडल कुछ और नहीं होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर जैसे होता है, उसी तरह ये भी एक ऑक्सिलरी माने सहायक होता है। उसी तरह ये भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस बदल जाते हैं और इनको लिखना और इनको पढ़ना समझना हमारे लिए बेहद ही आसान हो जाता है, इसलिए मॉडल्स का यूज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जानो ना कि मॉडल इज नथिंग बट अ फीलिंग इन योर इंग्लिश। इंग्लिश में, भाषा में, लिखने में, पढ़ने में एक फीलिंग उत्पन्न करने के लिए भी ना हम मॉडल्स का यूज करते हैं। याद रखना, जब हम किसी चीज में, मान लो जैसे हम कोई रोल अदा करने जा रहे हैं, कोई अभिनय करने जा रहे हैं किसी स्क्रीन पे, तो जब तक उस अभिनय में फील नहीं आएगा ना, तब तक उसको देखने का मजा नहीं आएगा। लैंग्वेज में वो जो फील होती है ना, जिससे अच्छा लगता है सुनने में, एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। ध्यान से समझना, एक भाषा में, इंग्लिश में मॉडल्स का यूज इसलिए भी किया जाता है कि उसका स्टैंडर्ड निखर के सामने आए, देखने में, सुनने में अच्छा लगे कि बंदे ने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है चीजों को। क्योंकि मॉडल्स में अक्सर पढ़ते वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी का यूज यहाँ ऐसे हो रहा है, इसी का यूज यहाँ ऐसे हो रहा है। तो ये अपने फील पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल यूज करते हो। यहां लिखा हुआ है, आप या तो इसको मॉडल्स कहोगे और नहीं तो मॉडल ऑक्सिलरी कहोगे। देखो ध्यान से समझना, अक्सर हम मॉडल मॉडल कह के इस बात को गड़बड़ कर देते हैं। मॉडल अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो ये मॉडल्स कहोगे या फिर मॉडल ऑक्सिलरी कहोगे, ये कुछ और नहीं होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन ध्यान से समझना, ये ओनली हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल्स जो होता है वो केवल हेल्पिंग वर्ब होता है और रिक्वायर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी ओनली। मतलब जब भी हम इनका यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। मॉडल जब भी आएगा ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, अदर फॉर्म यूज नहीं होते हैं। थर्ड क्या है, डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे अक्सर सब्जेक्ट प्लूरल या फिर सिंगुलर हम करते हैं ना, तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। बट मॉडल की खासियत क्या है, ये चेंज नहीं होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर कर लो या फिर प्लूरल कर लो। तो तीन चीज आपको यहां से देखने को मिला कि ये ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल्स क्या होती है, केवल हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरी बात कि इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम भी लगता है, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और ये कभी भी, मतलब जो मॉडल्स होती है, ये कभी भी सब्जेक्ट के सिंगुलर या फिर प्लूरल होने के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वो सेम सेम बनी रहती है। यहां देखो लिखा हुआ है, मॉडल्स इज यूज्ड टू टेंड द विश, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी इन इंग्लिश। मतलब इतने सारी फीलिंग का यूज जब भी हमें अपनी भाषाओं में करना होता है ना, तो हमें उनको शो करने के लिए मॉडल्स का यूज करना पड़ता है। जैसे आप किसी की इच्छा जानना चाहते हो या फिर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हो, या किसी की योग्यता बताना चाहते हो, एबिलिटी उसकी, या कोई संभावना, पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो, या निश्चितता का मतलब सर्टेनिटी बताना चाहते हो, श्योरिटी शो करना चाहते हो, तो इनके लिए मॉडल्स का यूज करते हैं। ध्यान से समझना, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी में मेन डिफरेंस क्या होता है वो आगे वाले स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। बट मॉडल की अपनी खासियत क्या होती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा तब भी नहीं बदलेगा, हमेशा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, और मॉडल ओनली हेल्पिंग वर्ब बनती है, मेन वर्ब नहीं बनती है। जो 100% मॉडल होगी ना, वो कभी भी केवल हेल्पिंग वर्ब बनेगी, मेन वर्ब नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 100% मॉडल कुछ और भी होता है क्या, यानी कोई 90%, 80% होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ये हमने इसलिए कहा
कि कुछ मॉडल्स मार्जिनल मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, डीपली डिस्क्राइब करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने उसको उसमें ऐड नहीं कराया, लेकिन काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्जिनल मॉडल जो होती है ना, वो इन मॉडल से कुछ ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट होती है। बस यही रीजन है ना कि हमने उसको दूसरे वीडियो में ऐड कर रखा है, वो आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो आप ये समझ गए कि किसके लिए मॉडल्स का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो, अब तक हमने जाना मॉडल ऑक्सिलरी, अब जानते हैं थोड़ा प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, इतने आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। देखो, जहां ऑक्सिलरी लिखा है ना, यहाँ डायरेक्टली वर्ब लिख सकते हो, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मॉडल वर्ब कह लो या फिर प्राइमरी वर्ब कह लो, अंतर नहीं पड़ता है, उसे हम ऑक्सिलरी भी कह देते हैं। तो देखो, अब ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, जहां इज है वहां कैन भी आ सकता है, क्योंकि वो जगह हेल्पिंग वर्ब की है। तो ये इज भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। दोनों में अंतर क्या है कि एक प्राइमरी है और एक मॉडल है। आगे समझते हैं। जिस तरीके से मॉडल की कुछ खासियत थी, उस तरीके से प्राइमरी वर्ब की भी कुछ खासियत होती है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाता है, जबकि मॉडल केवल हेल्पिंग वर्ब बनती है। रिक्वायर्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मेन वर्ब की इसमें अलग अलग फॉर्म यूज होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। आगे आप समझोगे उस चीज को। चेंजेज इट्स फॉर्म, ये अपनी फॉर्म को ही बदल देती है। देखो, यहाँ पर इज है, यहाँ पर आर, एम, वाज, वर, सबके सब एक ही से बने हैं, बी से ही बने हैं, बी ई, टू बी वर्ब है ये, तो बी के ही इतने रूप है, यानी ये अपने फॉर्म को ही बदलती है। एक और खासियत इसमें क्या है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है ना, वो बदलते हुए सब्जेक्ट यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद भी चेंज हो जाती है। तो ये हो गया मॉडल और प्राइमरी में अंतर। प्राइमरी ऑक्सिलरी इज यूज्ड टू शो द टाइम एंड डेट ऑफ मेन वर्ब। अब यहां जरा ध्यान से सुनना। मॉडल्स का यूज करते हैं किसी की इच्छा, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी को जानने के लिए, जबकि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज किस लिए करते हैं, तो टाइम और स्टेटस को शो करने के लिए, यानी एक मेन वर्ब की टाइम और स्टेटस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज कर देते हैं। और इच्छा, सर्टेनिटी या फिर जो पॉसिबिलिटी वगैरह होती है, उसके लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ओवरऑल अगर आपको बताएं मेन डिफरेंस प्राइमरी ऑक्सिलरी और आपके मॉडल ऑक्सिलरी में, तो मॉडल ऑक्सिलरी पहले तो केवल हेल्पिंग वर्ब बनती है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो बदलती नहीं है, और उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना क्लियर हुआ। उसका यूज हम किस लिए करते हैं, इच्छाओं को जानने के लिए या फिर निश्चितता को जानने के लिए, पॉसिबिलिटी को जानने के लिए। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो किसी मुख्य काम के टाइम और स्टेटस को बताने के लिए इनका यूज करते हैं। खासियत क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाती है, दोनों के रूप में यूज होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। इसके लिए अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं मेन वर्ब के, और ये बदल जाती है अपने फॉर्म में, यानी अपने फॉर्म को भी ये बदल देती है। इतना समझ गए। अब नीचे देखो, आल्सो इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब, यानी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी वो यहां पर लिखा हुआ है। देखो यहां पर ये मेन वर्ब भी बनती है, हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, वही चीज यहां पर हमने शो कर दिया है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखो, मॉडल्स और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ना, इसके बारे में कुछ हम लिख करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा आई कैन गो, ये सही है। आपने यहां लिख दिया ही कैन गो, ये भी सही है। और यहां लिख दिया दे कैन गो। अब इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहां पर भी कैन, यहां पर भी कैन, तीनों में कैन है, बट सब्जेक्ट देखो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये भी अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। यानी ये कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब की जगह है ना, तो कैन जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल बदल नहीं रही है। समझ रहे हो ना। यहां देखो, जैसे मान लो लिख दिया ही शुड गो, ये भी सही है। यहां पर आई शुड गो, ये भी सही है। और फिर यहां लिख दिया दे शुड गो, ये भी सही है। यानी शुड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिस पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जबकि यहां देखो, मान लो यहां अगर आपको लिखना होता आई एम गोइंग, ये सेंटेंस हो गया। ही अगर आप यहां पे लिखती है तो यहां पर क्या आता, इज गोइंग आता।
ठीक है। अगर यहां पर मान लो दे लिखते तो क्या आता, आर आता, आर गोइंग आता। पहली बात देखो, यहां आई है तो एम है, ही है तो इज है, दे है तो आर है, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। दे के लिए ही तो आर आया है ना, ही के लिए ही तो इज आया है ना, आई के लिए एम आया है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब बदल रही है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गए, ध्यान से समझना। और देखो इसमें फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है। इस आर की जगह मान लो जैसे अगर आप लिख देते, यहां पे देख लो, यहां पे लिखते आप आई हैव, तो यहां पे लिखना होता डन, यानी ये थर्ड फॉर्म आ गया। यानी आई के लिए हैव आया, अगर आप यहाँ पे ही लिखते तो हैज आता, फिर डन आता, यानी इसमें मेन वर्ब की फॉर्म भी तो चेंज हो रही है ना। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आया और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आया। तो ये हमें आपको बताना था कि जो मॉडल होती है उसके लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही शुड गो, आई शुड गो, दे शुड गो, सी शुड गो, सब में गो आ रहा है, तो उसके लिए मेन वर्ब की फॉर्म भी चेंज नहीं होती है और कैन हमेशा वही बना रहता है। मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी में मुख्य अंतर आपका यही है। अब देखो आगे आपको बताते हैं कि कैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है, उसको भी देख लो। इस पार्ट में प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में दिखाया गया है और इधर आपकी मॉडल के बारे में। पहले यहां देख लो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, देखो ही डज हिज वर्क। अब यहां पर डज जो है वो मेन वर्ब का रूप लेकर के आया हुआ है, यानी वह अपना काम रोज करता है, तो ये तो आपका हो गया मेन वर्ब। और यहां लिखा है सुशील डज नॉट प्ले, सुशील नहीं खेलता है, तो यहां देखो यहां मेन वर्ब है और ये डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब बन के आया है। यानी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब दोनों का काम कर देती है, कहीं कहीं कुछ भी बन के आ सकती है। दे हैव ग्रीन एप्पल, उन लोगों के पास ग्रीन एप्पल है, हैव क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब बन के आया है। फिर नीचे देखो वी हैव ईटन फ्रूट्स, अब यही हैव यहाँ पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब बन के आ गया, ईट यहाँ पर क्या बन गया, आपका मेन वर्ब बन गया। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो कभी हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब बन के आती रहती है ना। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है और यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, ईटन थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी इसके साथ फॉर्म भी चेंज होती है मेन वर्ब की। आई डिड इट, यहाँ पर डिड मेन वर्ब बन के आया है और ही डिड नॉट लाफ, तो यहाँ डिड क्या बन के आया है, आपका हेल्पिंग वर्ब बन के आया है। तो ये हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी की खासियत। अब यहाँ देखो मॉडल जरा देख लो, ये कह रहा है आगे आई शुड गो, अब यहाँ शुड लगा है और गो का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ देखो ही, आई प्लूरल है, ही सिंगुलर है और दे आपका प्लूरल है, लेकिन तीनों के साथ शुड लगा हुआ है और देखो तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ये है मॉडल की खासियत। अब देख लो आगे, सी कैन वीव स्वेटर, वो स्वेटर बुन सकती है, सी के साथ भी कैन आया, वी प्लूरल है तब भी कैन आया। वी कैन सेलिब्रेट दिस डे, हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो देखो सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म है और वी भी फर्स्ट फॉर्म है। वी कुड डू दैट, हम वो काम कर सकते थे, यहां पे लिखा हुआ है, तो वी के लिए कुड आया, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, वी कुड डू दैट। अब यहां देखो फर्स्ट फॉर्म आया, वी के लिए कुड आया, यू के लिए भी कुड ही आता, लेकिन यहां पर माइट का एग्जांपल देने के लिए हमने एक और मॉडल जोड़ दिया है, यू माइट विन, यहां पर भी देखो फर्स्ट फॉर्म ही आया है। तो ये खासियत, अब यू की जगह ही रखते तभी माइट आता, वी की जगह आई रखते तब भी कुड आता, ये मॉडल की अपनी खासियत होती है। तो प्राइमरी और मॉडल में क्या अंतर होता है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब हाउ टू यूज मॉडल या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल्स का यूज कैसे करेंगे या फिर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कैसे करेंगे, अब हम सीखने जा रहे हैं। अब तक आपने जो देखा है ना वो एक मॉडल के बारे में एक ब्रीफ स्केच था, उसको समझना जरा। आगे देखते हैं कि मॉडल कैसे यूज करेंगे हम। यहां देख लो, सबसे पहले हम कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैन बहुत ही ज्यादा इल्यूजनिस्टिक होता है, समझ नहीं आता है कि हमें इसका यूज कब करना चाहिए, बट इस वीडियो में आप क्लियरली समझ जाओगे कि कैन का यूज कब और कहां करते हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं। देखो इसका यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, ये 3 एबिलिटी यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, मेंटल एबिलिटी किसी की, फिजिकल एबिलिटी या फिर सिचुएशनल एबिलिटी, यानी पारिस्थितिक परिस्थितियों के अनुसार जो एबिलिटी होती है किसी की, उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। और कैन की हिंदी सकना से निकलती है ना, सकना एक वर्ड है, लास्ट में जब यूज होगी तो ता जुड़ जाएगा वहां पे, फिर ता है जुड़ जाएगा। प्लस परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। ये कौन सा परमिशन है, ध्यान से समझना, परमिशन देने वाला है,
है ना, लेने वाला नहीं है। और पर्पस के लिए भी इसका यूज करते हैं, यानी किसी उद्देश्य के लिए भी इसका यूज करते हैं। आगे एक ही चीज आपको समझ आएगा। कैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो, क्योंकि इनका यूज अक्सर हम करते हैं ना, तो सामने वाला कभी परेशान हो जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जहां आप आई कैन गो कहते हो ना, कैन की जगह पे आप इज आर एम प्लस एबल टू यूज कर सकते हो। इन तीनों में से कोई एक, ईच एबल टू, आर एबल टू या फिर एम एबल टू। जैसे हमने कह दिया आई कैन गो तो आई एम एबल टू गो, ऐसे लिख सकते हो, आगे लिखा हुआ है। प्लस इसको विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू भी लिख सकते हैं। कैन की जगह पे या तो इतना लिख दो या फिर इतना लिख दो, है ना। या फिर आप कैन की जगह नोज हाउ टू लिख सकते हो या फिर नो हाउ टू लिख सकते हो। ये नोज क्यों है? अगर यहाँ पर ही आएगा तो कैन की जगह नोज हाउ टू आएगा। अगर ही की जगह मान लो यहाँ पर आई आ जाएगा तो यहाँ पर नो हाउ टू आएगा कैन की जगह पे। प्लस हैव राइट टू या फिर डोंट हैव राइट टू भी आप लिख सकते हो कैन की जगह पे। आगे जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, यहां देख लो, लिखा है ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अच्छा, ये चीज क्या दिखाता है? ये किसी की एबिलिटी को दिखा रहा है। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये अगर बॉडी से होने वाली होगी, सॉल्व होने वाली होगी तो फिजिकल हो जाएगी, दिमाग से होने वाली होगी तो मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी मेंटल एबिलिटी को शो करेगा। यानी ये एबिलिटी को शो कर रहा है। इसी को यहां क्या लिखा है, ही इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एबल है, मतलब योग्य है, यानी योग्यता दिखा रहा है। सी कैन विन दिस रेस, वह इस रेस को जीत सकती है। अब यहां क्या लिखा है, सी विल बी एबल टू विन दिस मैच, वह इस मैच को जीतने में एबल होगी। ठीक है, यहां देखो, इफ यू अपॉइंट राम, अगर आप राम को अपॉइंट करते हो तो ही कैन एडजस्ट इट, वह इसको एडजस्ट कर सकता है, इसको मतलब इस प्रॉब्लम को एडजस्ट कर सकता है। यहां क्या लिखा है, आई नो हाउ टू रन ऑन द रोड, मुझे पता है कि रोड पर कैसे दौड़ा जाता है, या फिर मैं जानता हूं कि रोड पर कैसे दौड़ा जाता है। सेम उसी तरह इस सेंटेंस को क्या लिखोगे, इफ यू अपॉइंट राम ही नोज हाउ टू एडजस्ट इट, इसको ऐसे लिख सकते हो। नीचे लिखा है यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। ये देखो, ये परमिशन देने वाला है, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यानी मैं परमिशन दे रहा हूं कि तुम जाओ, ये मेरा परमिशन है। नीचे लिखा है आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन गेट माई गोल, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं ताकि मैं अपना लक्ष्य पा सकूं। ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे ना, वो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो देखो, पहले क्या लिखा है, मेंटल एबिलिटी, तो ये मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है। दूसरी बात कह रहा है फिजिकल एबिलिटी, तो ये देखो, ये फिजिकल एबिलिटी है किसी रेस को जीत जाना। अगला कह रहा है ना यहाँ पर सिचुएशनल, अगर आप राम को अपॉइंट करते हो तो उस सिचुएशन को एडजस्ट कर देगा, मतलब अभी इस परिस्थिति में हालात ऐसे हैं कि राम को अपॉइंट करोगे तो इस काम को एडजस्ट कर देगा, तो ये सिचुएशनल हो गया। यहाँ पर देखो, परमिशन दे रहा है, यू कैन गो नाउ, परमिशन दे रहा है। पर्पस देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूं ताकि मेरा पर्पस क्या है, गोल को पाना, अपने लक्ष्य को पाना। तो इस तरह के सेंटेंस की फीलिंग जब आती है ना, तब हम कैन का यूज करते हैं। देखो, कुछ लोग बार बार पूछते हैं ना कि सर कैन की जगह अगर मैं यूज कर देंगे, आगे आएगा आपको बताने वाले हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होता है, लेकिन एक इंप्रेशन होता है। जैसे आप खाने को सजा करके लेकर के आओ या फिर थोड़ा सा ऑड वे में लेकर के आओ, खाना तो उसको है ही, पेट तो उसको भरना ही है, लेकिन एक सजा के ले आने का जो एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक जिसे छाप कहते हैं, वो बिल्कुल अलग पड़ता है, असर बिल्कुल अलग पड़ता है। वही चीज मॉडल के साथ होता है। अगर आप इनका यूज करते हो ना, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि डीपली आपने उसको स्टडी किया हुआ है और आपके कहने का रियल मतलब क्या है। आगे कुछ ऐसे मॉडल हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, बट आपको परेशान नहीं होना है, हम समझाते हैं उस चीज को। यहां लिखा है ना पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी जो कुड होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। पहली बात तो दिमाग में बैठा लिया कि कैन का पास्ट फॉर्म जो होता है वो कुड होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मॉडल जो होती है वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती है। फॉर्म ध्यान से समझना, फॉर्म किसका होता है, मेन वर्ब का होता है। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, चाहे इज को देखो, आर को देखो, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डस, किसी को देखो, इनका रियल हर्ट चेक करो, ये अपने आप में क्या होते हैं, ये अपने आप में एक मेन वर्ब होते हैं। इनके 5 फॉर्म बन जाते हैं।
बट कहीं किसी को देखा है कैन का 5 फॉर्म बनाते हुए? नहीं बनेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में बदल करके कुड हो जाता है। ध्यान समझना, कैन का कुड जो बना तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में बना, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है वो मेन वर्ब के रूप में बदलती रहती है। यहां कंफ्यूज मत हो जाना देख करके। अब देखो, जहां जहां इसके पहले हमने कैन का यूज आपको बताया, नोट्स बनाते रहना, तो वहां पर कुड का यूज कर दोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ स्पेशल यूज भी होते हैं कुड के, जो हमने यहां पर दिखाया हुआ है। वन बाय वन करके जरा देख लो कुड की स्पेशल यूज क्या होते हैं। फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना है आपको, तो आप कुड का यूज करोगे कैन के सेंस में। यहां पर देखो लिखा है कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहां कहोगे सर हूं कहां से आ गया, था आना चाहिए था ना। तो यहां देखो क्या लिखा है, स्पेशल यूज ऑफ कुड। शायद आप इस चीज को नहीं जानते थे, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे आप बोलते हो ना कि मे आई कम इन सर, ऐसे ही बोलते हो, कैन आई कम इन सर भी बोलते हो, और आप वहां कुड आई कम इन सर भी बोल सकते हो। लेकिन समझने वाला समझ जाएगा कि आप मोर पोलाइटली बोल रहे हो, यानी बहुत ज्यादा तहजीब इज्जत दे रहे हो किसी को। बताया ना कि ये फीलिंग के लिए आती है, फीलिंग ही है यहाँ पे। जब मोर पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करना होगा किसी के लिए, किसी से करना होगा जब, तो आप वहां पे क्या बोलोगे ना, कुड बोलोगे, है ना। कैन आई मे आई कम इन से बेहतर होगा कि ज्यादा आप पोलाइटली बोलो तो कुड का यूज करोगे। लेकिन ध्यान से समझना, कुड आएगा पास्ट में, बट उसका अर्थ जो निकलेगा वो प्रेजेंट में निकलेगा। अगला देखो, एडवाइस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। किस तरह की एडवाइस, देखो यहां क्या लिखा है, इन प्रेजेंट। एडवाइस के लिए भी यूज करेंगे, बट प्रेजेंट में यूज करेंगे। यहां लिखा है यू कुड टॉक टू प्रिंसिपल इन दिस मैटर, इस मैटर पे तुम प्रिंसिपल से बात कर सकते हो। यहां देखो पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। इस मैटर पे तुम प्रिंसिपल से बात कर सकते हो। कोई आया, आप प्रिंसिपल से नीचे के पद पे हो, कोई बात आपसे कह रहा है, तो आप कहोगे ना कि देखो मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप प्रिंसिपल से इस बात को जाकर के कर लो। तो वहां पर एक तरह का एडवाइस फॉरवर्ड करने के रूप में जब हम किसी को देते हैं ना, तो वहां पर भी किसका यूज कर देते हैं, कुड का यूज कर देते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि अगर ये कह देता यहां पर कि यू कुड के जगह पे यहां पर कैन कह देता, तो क्या ये परमिशन देने लगता। तो ध्यान से समझना, परमिशन हम उसी को देते हैं ना जो हमसे छोटा होता है, हमारे साथ लगा वजा रहता है। कोई बाहर से कोई आदमी आया तो हम उसको कहेंगे कि यू कैन गो, तो अब वो समझेगा कि हमको परमिशन दे रहे हैं। मान लो हमसे बड़ा हो वो, तो हम परमिशन उसको दे नहीं सकते हैं। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, कुड का यूज कर देते हैं। तो समझ जाता है कि बेशक ये बंदा मेरे से छोटा है, लेकिन ये ना पोलाइट वे में हमको परमिशन दे रहा है कि आप जाके उनसे बात कर लो, प्रिंसिपल से बात कर लो, आपका मामला सॉल्व हो जाए। तो इस रूप में हम यहाँ पर कुड का यूज करते हैं। इस बात को याद रखना। आपको भी कभी ऐसा यूज करना हो तो आप लिख सकते हो, इफेक्टिव आंसर बनता है। फॉर फ्यूचर सेंस, फ्यूचर सेंस के लिए भी कुड का यूज करते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सका या सकता था हमने लिख दिया है ना, वो सही है, लेकिन हम स्पेशल यूज ऑफ कुड पढ़ रहे हैं। ये नीचे क्या कह रहा है, देखो जरा, वर्क हार्ड यू कुड विन इट। तुम वर्क हार्ड करो, मतलब कठिन काम करो, मेहनत करो, तुम इस मैच को जीत जाओगे। सकते हो और सकते थे मत कह देना, तुम इस मैच को जीत जाओगे। तो जब हम स्पीकिंग में इस तरह का यूज करते हैं ना कि वर्क हार्ड यू कुड विन दिस मैच, तो वहां कुड का मतलब सुनने वाला जानकार होगा तो समझ जाएगा कि ये फ्यूचर में ही बोल रहा है कि तुम्हारे इस चीज का परिणाम ये होगा, होता था, ऐसा नहीं होगा। फॉर कंडीशन, शर्त के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इफ आई वर किंग, अगर मैं एक राजा होता, वर का मतलब होता। देखो इसी टॉपिक पे मेरा आई पे एक वीडियो बनेगा बहुत जल्द। एक्चुअली हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि हम उसको बनाएं। आई के लिए कभी वर, कभी आई के लिए वॉच क्यों होता है, ये क्या माजरा है कि आई कभी सिंगुलर प्लूरल बनता है, इस पर वीडियो हम बहुत जल्द आपको देंगे, बहुत अच्छी वीडियो देंगे। यहां लिखा है इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता। देखो यहाँ और नहीं है तो गलती मत सोचना, सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले अ छुपा होता है, यानी किंग सिंगल काउंटेबल नाउन है तो और यहाँ पर हिडन है, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मैं एक राजा होता, आई कुड गिफ्ट यू अ कार, तो मैं तुम्हें एक कार देता। अगर मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें एक कार देता। इस सेंस में भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आई कुड गिफ्ट यू अ कार, मैं तुम्हें एक कार देता जब मैं एक राजा होता। सही तरीके से देखोगे ना तो ये काल्पनिक शर्त है,
इमेजिनरी है, मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं एक राजा होता ना तब तुमको एक कार देता, तो ये काल्पनिक है। तो इस तरह के शर्त वाले जब वाक्य आते हैं तब भी हम वहां पर किसका यूज कर देते हैं, कुड का यूज कर देते हैं। मे, अब हम बात करने वाले हैं मे पर। तो देखो मे और कैन में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना, नहीं आया तो कमेंट से पूछ लेना। ये कह रहा है ना, इसका यूज करते हैं पॉसिबिलिटी, फिर परमिशन। अब देखो इस यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये परमिशन लेने वाला है ना, देने वाला नहीं है। पॉसिबिलिटी, परमिशन, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, रिक्वेस्ट, ऑफर, टू शो गुड रीजन। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आगे एग्जांपल समझ जाना। संभावना, अनुमति, अनिश्चितता, निवेदन, पेशकश। पेशकश क्या होता है, ऑफर को यहाँ पेशकश लिखा हुआ है ना। सही कारण, इसके लिए हम किसका यूज कर देते हैं, मे का यूज कर देते हैं। एग्जांपल्स जरा देख लो, अभी समझ में आएगा आपको। इट मे रैन टुडे, ये क्या है आपका, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना है। इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मे का मतलब ही सकना ही होता है, आज बारिश हो सकती है, यहां मे लग गया है तो 100% समझ लेना कि बहुत कम संभावना है, मतलब नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। 50-50 की संभावना होती है, जहां पर मे आ जाता है ना, समझ लेना ये काम जितना नहीं होने की संभावना है उतना ही होने की भी संभावना है। आगे कह रहा है यू मे पास दिस एग्जाम, तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो। फिर वही बात आ गई कि संभावना भी है नहीं भी है। नीचे लिखा है मे आई गो इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये क्या है, परमिशन। ये परमिशन मांग रहा है, मतलब आपसे परमिशन ले रहा है। तो ये पूछ रहा है कि मे आई गो इन, क्या मैं अंदर जा सकता हूं, और मे आई कम आउट, क्या मैं बाहर आ सकता हूं। देखो कंफ्यूज मत होना, अक्सर आपने पढ़ा होगा मे आई गो आउट और कम इन पढ़ा होगा, हमने थोड़ा इसको उलट के लिख दिया है। अब ये भी आपको समझा देते हैं कैसे होता है। मे आई गो इन, क्या मैं अंदर जाऊं, ये तब आप बोलोगे आप जिससे पूछ रहे हो अगर वो बाहर होगा और आप भी बाहर होगे तो कहोगे क्या मैं अंदर जाऊं, क्या मैं अंदर जा सकता हूं, तब पूछोगे मे आई गो इन। अगर वो आदमी जिससे आप पूछ रहे हो वो अंदर होगा तो कहोगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आऊं, तब कहोगे मे आई कम इन। यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहां लिखा है मे आई कम आउट, क्या मैं बाहर आऊं, तो जो बंदा जिससे आप पूछ रहे हो वो भी बाहर ही है, तो आप कह रहे हो क्या मैं बाहर आऊं, वही सेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बदल के मे आई कम इन भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। यहां लिखा है हु मे बी ऑन डोर, अब देखो ये क्या है ना, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता है। कह रहा है कि हु मे बी ऑन डोर, दरवाजे पे कौन हो सकता है, यानी अनिश्चित है, मुझे पता ही नहीं है कौन हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर मे लगा दिया, हु मे बी ऑन डोर। लिखा है वन मे बी क्राइंग आउटसाइड, कोई बाहर चिल्ला सकता है या फिर कोई बाहर चिल्ला रहा है। देखो यहां रहा है कि सेंस में भी जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखाई देती है ना तो हम मे का यूज कर देते हैं। मॉडल की यही खासियत है ना कि कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी से बने हुए सेंटेंस का जगह प्राइमरी ऑक्सिलरी से बने हुए सेंटेंस बड़े आराम से ले लेते हैं। तो वहां पर फीलिंग यूज होती है, कौन सी फीलिंग यूज हो रही है यहाँ पर, अनिश्चितता की। अब दरवाजे पे कौन है फिर बाहर कौन चिल्ला रहा है ये पता नहीं है, तो वहां पर मे का यूज 100% कर सकते हो, गलत नहीं होगा, रहा है के सेंस में भी चलेगा। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट के लिए भी आप मे का यूज करते हो। तो यहां पे लिखा है मे आई यूज योर पेन, और यहां लिखा है मे आई गेट योर सपोर्ट, क्या मैं आपका सपोर्ट पा सकता हूं, यहां पर भी रिक्वेस्ट है। मे आई हेल्प यू, आप ऑफर कर रहे हो किसी को, आप ऑफर दे रहे हो, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, आपने ऑफर के लिए भी मे का यूज कर दिया। मे आई ड्राइव योर कार, क्या मैं आपकी कार चला सकता हूं, यहां पर भी आप ड्राइविंग का ऑफर दे रहे हो सामने वाले को। आई में एज विल, इसको जरा ध्यान से समझना, जो यहां लिखा है ना कि सो गुड रीजन, एक सही रीजन को दिखाने के लिए बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बट क्या है ना, इसमें एक चीज ऐड करना पड़ता है आपको, एज वेल। देखो एज वेल यहां पर ऐड है, यहां पर भी एज वेल ऐड किया गया है। मतलब देख लो, आई में एज वेल हेल्प हिम, मतलब अगर निकालोगे इसका ना तो होगा कि मैं उसका एक वैलिड रीजन से, सही कारण से मदद कर सकता हूं। मतलब अगर एज वेल यहां पे लिखा है ना तो अब समझ जाना कि वो जो हेल्प करने जा रहा है उसका कारण सही है। जैसे कभी कभी हम कोई काम करते हैं ना,
मान लो मैं अगर हेल्प कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि आई मे हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो क्या वो मदद लेने लायक है या फिर मेरा मदद करना सही होगा कि नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसा बोल दिया कि आई मे एज वेल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं, तो मैं एज वेल से ये दिखाना चाहता हूं ना कि मेरा मदद करना क्या है, एक गुड रीजन है, सही कारण है, यानी वो मदद के लायक है। ऐसा नहीं है कि वो मदद के लायक नहीं है फिर भी मदद मांग रहा है, यानी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि मदद करना पड़ेगा मुझे, इसलिए यहां पर एज वेल का यूज कर देते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो ना या फिर कोई स्केच लिखते हो, वहां पे इस तरह की फीलिंग का यूज पक्का करना, वहां पे पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम मे का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर बुक्स में भी नहीं मिलती है ये पॉइंट, ये हमने एक्सप्लोर करके ही निकाला हुआ है, आप समझना इस चीज को। जब हम मे से कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना या फिर परमिशन मांगते हैं, तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, मतलब जो रिस्पॉन्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर हम मे की बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं मे आई कम इन, तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर पूछ रहे हैं कि वो ना भी बोल सकता है सामने वाला या फिर हाँ भी बोल सकता है। लेकिन अगर आपने कैन से मान लो पूछ लिया कैन आई कम इन, तो ध्यान से समझना पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है कैन, और ये पॉजिटिव होता है। मतलब अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कैन आई कम इन, कभी कभी आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि अगर आपसे कोई आपका पेन मांग रहा है और कहेगा कि क्या मैं आपका पेन ले लूं, तो आपको लगेगा कि ये श्योर नहीं है, यानी मुझे 100% बोलना पड़ेगा तभी ये पेन मेरा यूज कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पूछते हैं जैसे वो 100% ले लिए हो पेन को, फिर भी एक नाम के लिए आपके मुंह से निकलवाना चाहते हो कि हाँ ले लो। तो कहने का मतलब कैन यही शो करता है कि जब कैन से आप पूछते हो ना, तो लगता है कि आप 100% श्योर हो कि वो बंदा क्या बोलेगा कि हाँ आ जाओ बिल्कुल। लेकिन कैन इसके साथ पोलाइट रिक्वेस्ट को भी दिखाता है, यानी मे से कहीं ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कौन दिखाता है, कैन दिखाता है। लेकिन एक बात अभी और है, अगर आपने वहां कुड कह दिया, इसे आपने कह दिया कुड आई कम इन, ये मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है और ये भी पॉजिटिव होता है। अगर आप बहुत ही पोलाइट, हद से ज्यादा पोलाइटली किसी से पूछ रहे हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिवली ही पूछोगे, क्योंकि इतने प्यार से जब आप किसी से पूछोगे तो ना शायद ना बोले। अब एक चीज आप क्या समझ गए कि मे आई कम इन, कैन आई कम इन और कुड आई कम इन में क्या अंतर है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई टीचर भी बोलता है कि आपने कुड आई कम इन क्यों कहा, तो आप वहां पे समझा सकते हो कि सर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यानी नॉर्मल के लिए हम कैन का यूज करते हैं, और इससे भी नॉर्मल जब बात होती है तो मे का यूज कर देते हैं। लेकिन मे में एक खासियत क्या होती है, मे कंफर्मेशन नहीं देता है। मे आई कम इन सर, ये आप की बातों में ये दर्शाता है कि आप श्योर नहीं हो कि वो क्या बोलेगा, लेकिन कैन आई कम इन आपके चेहरे पे वो चीज दिखाता है, इससे लगता है कि आप आ ही जाओगे अंदर, बिल्कुल मुझे बोलना ही पड़ जाएगा कि हाँ आ जाओ, आपके चेहरे को देख करके। तो वो फीलिंग दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज कर देते हैं। अब आ गया माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म होता है ये, मतलब जहां जहां आपने मे पढ़ा है इसके पहले वहां पर माइट लगा सकते हो जब पास्ट फॉर्म यूज करना हो। तो सकता था फिर सका के रूप में इसका भी यूज करते हैं हम। देखो पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन ही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, तीनों को ध्यान से समझना। पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में हो तब भी माइट का यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो तब भी माइट का यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर पॉसिबिलिटी तो मे में भी था, कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पर मे लगाओगे या माइट लगाओगे, फीलिंग के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, आगे आपको समझ में आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन लेने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं, है ना। और पर्पस इन पास्ट, पास्ट में अगर कोई आपका पर्पस रहा होगा, उद्देश्य रहा होगा, है ना, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। एग्जांपल से अच्छी तरह समझ जाओगे, कह रहा है इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है या फिर वर्षा होगी। यहां पर मे लिखोगे ना तो बारिश हो सकती है, ओनली सकती है का सेंस देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे माइट लिख दिया है तो दोनों आ सकता है, यानी वर्षा हो सकती है भी हो सकता है और वर्षा होगी भी हो सकता है। यानी मान लो आपको पॉसिबिलिटी फ्यूचर के रूप में दिखाना हो, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर विल शैल का यूज तो करोगे नहीं, तो आप माइट से फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को शो करते हो, और मे से
ओनली क्या शो होता है, प्रेजेंट शो होता है। पॉसिबिलिटी सकता था के रूप में भी आप माइट का यूज करते हैं, वो सिंपल हो गया है ना, यानी इसके पहले जो मे पढ़े थे उसका पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर, तो वहां पर यूज हो गया। लेकिन स्पेशल यूज में आपको बता रहे हैं कि माइट से फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों का बोध होता है। यहाँ लिखा है माइट आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक प्रयोग कर सकता हूं। अब यहां देखो क्या लिखा है, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप यहां पर माइट के जगह आप कुड कर देते तब भी क्या होता, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट होता। लेकिन यहां पर माइट और कुड दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा आपको अगर पोलाइटनेस शो करना है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टली आप किसी बात को कहना चाहते हो तो माइट लगा सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर मेनली डिफरेंट, कुछ तो बताइए, कुछ डिफरेंस क्या है कि माइट और कुड लगाएंगे। देखो ध्यान से समझना, कुड जो होता है ना, वो कुड एक श्योरिटी को शो करता है, अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है। बट माइट जो है ना, वो चूंकि बना है मे से, और मे अधिकतर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ध्यान समझना, अगर ये पूछ रहा है ना क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूं, तो इसके दिमाग में पोलाइटली तो पूछ रहा है, बट इसके दिमाग में प्लस और माइनस दोनों रिस्पॉन्स चल रहा है कि सामने वाला हो सकता है ना भी बोल दे और हाँ भी बोल दे। लेकिन अगर ये यहाँ पर कुड कर देता ना, अगर कुड कर देता तो उसके चेहरे पे श्योरिटी दिखाई देने लगती कि बंदा बिल्कुल हाँ ही बोलेगा। इसीलिए माइट और कुड में बारीक अंतर है, जो आप समझ सकते हो इस चीज को। आगे देख लो, नीचे कह रहा है कि शी रैन डेली सो दैट सी माइट विन द गेम। वह रोज रोज दौड़ती थी, यहां देखो दौड़ती थी ताकि वह उस रेस को जीत सके। अब ये तीनों चीज यहां पे देखो दिखाया गया है, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर में यहां दिखा दिया गया, मोर पोलाइट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन आपका यहां दिखा दिया गया, और पर्पस इन पास्ट यानी बीती हुई बात है कि वह बहुत दौड़ती थी ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, गेम को जीत सके। तो ये पास्ट में आपका क्या हो गया, एक पर्पस हो गया। इस तरीके से हम माइट का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा देखो माइट का यूज एक्सप्लोर मत करना, क्योंकि परेशान हो जाओगे। इतना ज्यादा बुक में अलग अलग दिया हुआ है ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड में वो हमने आपको बता दिया है। आप इसका यूज जहां चाहो वहां कर सकते हो, बट इसको यूज में रखना, क्योंकि जब आप एक आंसर लिखने जाओगे ना और इसका यूज करके लिखोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपकी स्टैंडर्ड क्या है, और नो डाउट आपका मार्क्स बहुत ज्यादा इनहेंस होने की संभावना रहती है। आगे देखते हैं। अब आ गया शुड। देखो शुड का यूज कब करते हैं, चाहिए के अर्थ में करते हैं। सिंपल न्यूट्रल सेंटेंसेस। अब ये न्यूट्रल सेंटेंस क्या है, मतलब जिसपे कोई फोर्स ना किया गया हो, जिस पर कोई दबाव ना डाला गया हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, न्यूट्रल हो, सिंपल हो, तो चाहिए के अर्थ में शुड का यूज करते हैं। एक बात तो भूलना मत कि सबके साथ V1 ही लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि मॉडल में हमने पहले ही बता दिया है। यू शुड रीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए। वी शुड रन ऑन द रोड, हमें रोड पर दौड़ना चाहिए। सिंपल से सेंटेंस है, चाहिए के अर्थ में हमने शुड का यूज कर लिया। अब जरा देखो, देयर शुड बी अ बुक इन दिस रूम, इस रूम में हमारी बुक होनी चाहिए। जब पॉसिबिलिटी शो करते हैं ना कि हो सकता है हमारी बुक को यही होना चाहिए, इस तरीके से भी हम शुड का यूज कर लेते हैं। तो देयर शुड बी अ बुक इन दिस रूम, इस रूम में एक बुक होनी चाहिए। माई शर्ट शुड बी देयर इन आलमीरा, यानी आलमीरा में मेरी शर्ट होनी चाहिए। तो देखो ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल यहाँ बी होने के लिए आ गया और चाहिए के लिए शुड आ गया। ये सिंपल सेंटेंस है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखने में पॉसिबिलिटी लग रहा है इसलिए हमने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया यहाँ पे। इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। आज बारिश होनी चाहिए, समझ के देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन चाहिए के अर्थ में है तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ही शुड थिंक पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहां पर भी चाहिए के अर्थ में है तो हमने लिख दिया। शुड बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन देखो ना, शुड और मस्ट में क्या अंतर है वो आप समझ जाना। शुड, मस्ट, ऑट टू तीनों का यूज एक ही साथ होता है, बट अंतर क्या है ना, हमने ऑट टू इसमें नहीं बताया हुआ है। ऑट टू क्यों नहीं बताया हुआ है वो भी आगे आपको समझा रहे हैं। यहां देख लो, मस्ट का यूज हम चाहिए के अर्थ में ही करते हैं, लेकिन सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, किसी चीज की प्रबल संभावना हो उसके लिए और निश्चितता हो, इसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। यानी मस्ट हमेशा फोर्स डालता है, दबाव डालता है। यू मस्ट गो फ्रॉम हेयर, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। जब भी ऐसा मस्ट आए ना तो अपने दिमाग में अवश्य पहले ही जोड़ लेना है ना,
यानी तुम्हें यहां से अवश्य जाना चाहिए। अवश्य एक ऐसा वर्ड है जो फोर्स करने के काम आ रहा है, यहां पर प्रेस कर रहा है, दबाव डाल रहा है। अब मस्ट वाली फीलिंग को यानी अवश्य वाली फीलिंग को आप हैव टू से भी शो कर सकते हो। पढ़ता है के रूप में आदमी इसको शो कर लेता है, लेकिन इस दोनों सेंटेंस को जरा कंपेयर करके देखो। तुम्हें यहां से जाना चाहिए और रियल में इसका मतलब होगा कि तुम्हें यहां से जाना पड़ता है। अगर दिमाग से देखोगे ना तो पड़ता है, किसी को ये काम करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर दबाव होता है किसी चीज का। इसीलिए यू मस्ट गो की जगह आप यू हैव टू गो फ्रॉम हियर भी लिख सकते हो, ये भी सही होगा, ये स्टैंडर्ड में आ गया। दे मस्ट प्ले हॉकी, उन लोगों को हॉकी जरूर खेलना चाहिए, पक्का खेलना चाहिए। यहां लिखा है दे हैव टू प्ले हॉकी, उन्हें हॉकी खेलना पड़ता है। ये पड़ता है ना बोल करके हम मस्ट के रूप में खेलना चाहिए के रूप में ही कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान समझना, ये भी आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं बुक में, इसलिए इसको यूज करते रहना। अच्छा खासा जो इंग्लिश का जानकार होगा वो समझ जाएगा इस चीज को कि आप सही बोल रहे हो, बेशक कोई अदर ना समझे इस चीज को। इट मस्ट बी समथिंग रॉन्ग हेयर, यहां पर कुछ गलत होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ गलत होगा। इस सेंस में प्रबल संभावना को शो कर रहा है। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक इन मशीन, पक्का मशीन में ही कोई गलती होनी चाहिए। मतलब अगर मशीन काम नहीं कर रही है तो मेरे हिसाब से पक्का मशीन में ही कोई गलती होनी चाहिए, यहां पर ही कुछ गलत होना चाहिए। इस सेंस में ये प्रबल संभावना को दिखाता है, तो यहां हमने मस्ट बी का यूज कर दिया, बी होने के सेंस में आया है। बात मस्ट वाली वही सिंपल सेंटेंस की करती है। सिंपलाइज सेंटेंस अगर कर दिए गए हों और चाहिए के अर्थ में दबाव दे रहे हो तो मस्ट का यूज कर देते हैं, दबाव नहीं दे रहे हो तो शुड का यूज कर देते हैं। अब यहां देख लो, यू मस्ट गो फ्रॉम हेयर है, दे मस्ट प्ले जो है ये क्या दिखा रहा है, आपका सर्टेनिटी को दिखा रहा है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है वो इन दोनों सेंटेंस से दिखाई दे रही है, यानी किसी चीज की प्रबल संभावना इससे दिखाई दे रही है। तो ये आपका हो गया मस्ट का यूज। अब आते हैं वुड पे। वुड अपने आप में रियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है और काफी कंफ्यूजिस भी होता है, आदमी समझ नहीं पाता है इसका यूज कहाँ करे और ये बना किससे है। वैसे तो अगर आप देखोगे ना तो विल जो होता है, वैसे अगर आप देख रहे हो तो विल का पास्ट फॉर्म जो होगा वो वुड होगा, है ना, और शैल का जो पास्ट फॉर्म होगा वो शुड होगा। लेकिन ध्यान से समझना, वुड और शुड कभी भी इसके पास्ट फॉर्म के रूप में काम नहीं करते हैं, ये काम दूसरे रूप में करने लग जाते हैं, इनका अर्थ बदल जाता है, इसीलिए वुड को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देख लो पहले, टू नो विश पोलाइटली, किसी आदमी की इच्छा क्या है पोलाइटली अगर आप जानना चाहते हो, बड़े प्यार से पूछना चाहते हो तो वुड का यूज कर दोगे। पास्ट हैबिट, पुरानी बीती हुई अगर कोई आदत संबंधी बात होती है पहले किसी की, उसके लिए भी वुड का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन, किसी को पक्का विश्वास दिलाने के लिए भी हम यूज करते हैं वुड का। विश और प्रेफरेंस, या किसी का विश जानने के लिए या फिर प्रेफरेंस देने के लिए, यानी किसी को बहुत ज्यादा तरीके से चुनने के लिए, उसको प्रेफर करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। आगे आपको समझ में आएगा। यानी और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी के लिए, यहां पर देखो एक अनरियल कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं, यानी जो अवास्तविक शर्त होती है वहां पर भी वुड का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना जो होती है वहां पर भी वुड का यूज होता है। अनफुलफिल्ड डिजायर, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई है और उसके लिए कोई शर्त बताया जा रहा है, वहां पर भी वुड का यूज होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रिजेक्टेड कंडीशन कहते हैं। किसी की इच्छा को जानने के लिए, बीते समय की आदत, दृढ़ निश्चय, अपनी इच्छा या चुनाव बताने के लिए, अवास्तविक शर्त के लिए, संभावना अपूर्ण कार्य के लिए। देखो इसको ना बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। इससे प्रॉपरली 2-4 सेंटेंस बनाते रहोगे ना तो ये भूलेगा नहीं, कभी भी दिमाग में बैठ जाता है कि वुड का यूज मुझे कहाँ करना है। बहुत ही स्पेशल होता है ये, अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। पहला लिखा है वुड यू लाइक टू सिट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करोगे। बड़े प्यार से आपको पूछना है कि वुड यू लाइक टू सिट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे, ये बड़े पोलाइट तरीके से। तो यहाँ किसी की इच्छा पोलाइटली आप जान रहे हो। पहला एग्जांपल यहां से मिला आपको, माई ग्रैंड मदर वुड टेल। देखो कभी भी पास्ट है तो टोल्ड मत लगा देना, क्योंकि ये वुड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, ये विल का ही तो पास्ट है ना, भले विल के पास्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है बट है तो विल का ही पास्ट। तो ये एक बार पास्ट लग जाता है कोई चीज तो दोबारा नहीं लगता है, ये टेंस के नियम में हमने बड़े अच्छे समझाया था।
तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि मेरी जो दादी थी ना वो कहानी सुनाती थी, कब? रात में। मेरी दादी रात में कहानी सुनाती थी, मतलब मेरी दादी की एक हैबिट थी और ये पुरानी बात है। तो सेकंड एग्जांपल आपका यहां से हो गया। आई वुड बी विथ यू इन एवरी सिचुएशन। आप किसी को डिटरमाइन कर रहे हो, विश्वास दिला रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा किसी भी सिचुएशन में। यहाँ बी माने होना या फिर रहना, मैं तुम्हारे साथ हूंगा किसी भी सिचुएशन में या फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यहां पर भी वुड का यूज करते हैं जब अपनी बातों पे फोर्स किया जाता है। आगे देखो, ही वुड बी हिज फादर। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज की होने की संभावना है। कह रहा है कि ही वुड बी हिज फादर, वह जो है ना वो उसकी फादर हो सकते हैं, उसके माने किसी दोस्त के, वो जो है ना वो हमारे दोस्त के फादर हो सकते हैं, यानी उनके होने की संभावना है। तो यहां पर भी वुड का यूज कर देंगे। आगे कह रहा है कि यू वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हो। अगर आप कहीं गए, स्कूल में गए और कोई बंदा इतने डोमिनेंट तरीके से आपसे बात कर रहा है, भले सिविल ड्रेस में, तो आप कहोगे कि आप प्रिंसिपल हो सकते हो यहाँ के, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका यूज कर देते हैं, वुड का यूज कर देते हैं। लास्ट है ना कि इफ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे बुलाया होता, ध्यान से समझना, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो आई वुड गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चला होता। ये कंडीशन है, अनरियल कंडीशन में ऐसा बोला जाता है। मान लो तो बुलाया नहीं और मैं गया नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, अवास्तविक है, कोई मतलब ही नहीं, रिजेक्टेड है आपस में। तो ऐसे भी लगता है कि अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो मैं तुम्हारे साथ चला होता। इस तरह की कंडीशन में भी वुड का यूज करते हैं। एक यहां पे बच गया है, आई वुड लाइक टू टीच यू, ये प्रिफरेंस है। ये ना यहां से यहां तक देखना कॉमन रहता है हमेशा, अक्सर बोलने में यूज करते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल हिम, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अपने इच्छा को, प्रेफरेंस को बताते हैं, हम ज्यादातर क्या पसंद करेंगे। तो आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना पसंद करूंगा, ये हमारी इच्छा है, अपनी इच्छा है ना, दूसरे की विश नहीं है, अपनी इच्छा है, अपना प्रेफरेंस है, अपना तवज्जो है। तो इसलिए यहाँ पर आई वुड लाइक टू का यूज कर देते हैं। तो ये वुड का यूज हो गया आपका। विल, शैल, नीड, डेयर, यूज्ड टू और ऑट टू, ये सबके सब ना, इनको जानते हो क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मार्जिनल मॉडल्स। अब इन्हें मार्जिनल मॉडल्स क्यों बोलते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम आपको जस्ट इसके बाद ही अपलोड करेंगे, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि सब मिला के मॉडल है। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इसमें इसको ऐड नहीं कराया। ये जितने मॉडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना अब तक आपने पढ़ा है उससे, क्योंकि अक्सर नीड और डेयर से पेपर में पूछा ही जाता है 100%। ऑट टू है और यूज टू है। यूज टू का यूज तो 80% यूज होता है, कब? जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तब। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको समझा देंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे आए हो तो बेस्ट वन फॉर द बेस्ट वन, जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो आपके लिए बेस्ट वन होने जा रहा है। बाकी आपको थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों है कि हम आपको कभी दूसरी बार डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इस सस्पेंस क्रिएट करने का रीजन क्या है। जो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है ना, इसकी जो पीडीएफ है ना, ये जितनी पीडीएफ आप देख रहे हो, ये 16 पेज की पीडीएफ है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बार बार आपसे कहते हैं ना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन हो जाना। और ज्वाइन हो जाओगे ना तो उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्विज वगैरह भी मिलते रहते हैं। जब ये पीडीएफ अपने पास रखोगे ना तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।